हेलो बच्चों, तो मैंने कल आपको प्रैक्टिस पेपर 2 दिया था। तो पहले हम प्रैक्टिस पेपर 2 की प्रॉब्लम लेंगे और उसके बाद अपना नया चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारा लास्ट चैप्टर है अकाउंटिंग रेशियो का। आ जाओ भाई, पेज नंबर 484 पे क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर 2 दिया था मैंने, तो जिसमें आपकी प्रॉब्लम आई है क्वेश्चन नंबर 1। तो ध्यान से रीड करो। लाल एंड बाल पार्टनर है फर्म के अंदर, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट 2:1 में। कैपिटल दिए हुए 1,20,000 एंड 80,000। एज ऑन 1 अप्रैल 2024 लाल ने विड्रॉ करे 6,000 एंड ऑफ ईच मंथ। अगर आपको याद है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में, तो एंड ऑफ ईच मंथ में हम 5.5 एवरेज मंथ लेते थे और इंटरेस्ट चार्ज बाय द फर्म 2640। तो हमें इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट करना। तो सिंपल मेथड के अंदर जो फॉर्मूला था वो था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज मंथ अपॉन 12। तो हमें ये रेट फाइंड आउट करना है। हमें उन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया हुआ है 2640, तो टोटल ड्रॉइंग हो जाएगी आपकी 6,000 पर मंथ निकाल रहा है वो, तो 6,000 इंटू 12, ठीक है, 72,000 आपकी टोटल ड्रॉइंग होगी। ये रेट हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए मैंने R अपॉन 100 लिख दिया और 5.5 अपॉन 12 मेरा एवरेज मंथ हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 8% पर एनम आ जाएगा, तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। इसके बाद आपकी प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अगर आपको याद हो तो हमने डिबेंचर चैप्टर करा था और डिबेंचर चैप्टर के अंदर हमारा एक टॉपिक था इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कि आपने डिबेंचर इशू करे हैं पर आप बदले में एसेट परचेज कर रहे हो। तो ध्यान से रीड करो। जोरा लिमिटेड ने परचेज करी एसेट 5,50,000 की फ्रॉम वेंडर्स, सेटल परचेज कंसिडरेशन 50% बाय चेक। तो आपने 5,50,000 का 50% होता है 2,75,000, या आपने बैंक से पे कर दिया उसे, ठीक है भाई। और बैलेंस के लिए आप इशू कर रहे हो 12% डिवेंचर ऑफ 50 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो नंबर ऑफ डिवेंचर का फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस कैश पेड अपॉन फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ डिवेंचर्स आ जाएंगे, ठीक है भाई। तो देखो भाई 5,50,000 था, 50% आपने 275 बैंक से दे दिया, बाकी के आप क्या दे रहे हो? डिवेंचर्स। फेस वैल्यू 50 रुपीज है और प्रीमियम 5 रुपीज है। तो नंबर का फॉर्मूला लगाया, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस जो आपने कैश दे दिया 275 अपॉन फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो आपके नंबर ऑफ डिवेंचर 5,000 आ गया, तो बी हो गया इसका ऑप्शन, ठीक है भाई। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया इसमें। अब इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो बताना है। और ये जो आपको दिया हुआ है एमसीक्यू, ये पार्टनरशिप का है, ठीक है भाई। तो पहला पॉइंट लिखा है द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर फॉर एक्ट ऑफ द फर्म इज अनलिमिटेड। देखो भाई ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है कि अगर पार्टनरशिप होती है तो पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर होता है, ठीक है, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो पहला पॉइंट ठीक है। उसके बाद दे रखा है आपको सेकंड पॉइंट कि अगर फर्म आपकी लॉस में चली जाए, ज्यादा ही कर्जा हो जाए, तो आपको आपकी पर्सनल एसेट भी पार्टनर्स की जो है वो जाती है। तो सेकंड पॉइंट में लिखा है प्राइवेट एसेट ऑफ अ पार्टनर कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर पेइंग द डेप्ट ऑफ द फर्म, ठीक है। तो डेप्ट ऑफ द फर्म के लिए हमें अपनी प्राइवेट लाइव एसेट्स भी सेल करनी पड़ेगी, तो सेकंड भी करेक्ट है। थर्ड में लिखा है ईच पार्टनर इज लायबल जॉइंटली विद ऑल अदर पार्टनर एंड आल्सो severally to meet the third party for all the act of the firm done while he is a partner। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है कि पार्टनर जो है वो जॉइंटली और सीवरली लाइबल होता है, कोई भी अगर एक्ट उसकी पार्टनरशिप फर्म करे या वो करे, जब तक वो पार्टनर है। और जो लास्ट पॉइंट है द लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज लिमिटेड, लिमिटेड नहीं होती, ठीक है, अनलिमिटेड होती है। तो इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ। पीक परफॉर्मेंस लिमिटेड ने इशू करा प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स।
20,000 शेयर्स आपने इशू करे, ठीक है, 5 रुपीज एप्लीकेशन पे है, 7 अलॉटमेंट पे है और बैलेंस ऑन कॉल पे। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया आपसे कि बताओ कितना पैसा हमें मिलेगा कि हम अपने शेयर दे दें उन्हें, और कौन सा पैसा हमें मिल रहा है तो हम अपने शेयर्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं इशू करने। तो आपको पता है सेबी गाइडलाइंस है कि अब अगर हमें 90% एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो रही है तो हम शेयर्स देंगे, और अगर 90% से कम हो रही है तो हम शेयर्स नहीं दे सकते। तो अब आपने 20,000 का 90% निकालना है, तो 20,000 का 90% कितना होता है 18,000, और एप्लीकेशन मनी 5 रुपीज की है, तो 18,000 इंटू 5 कितना हो गया 90,000। तो अगर आपको एप्लीकेशन के टाइम पे 90,000 या 90,000 से ज्यादा मिलेंगे तो आप शेयर इशू करोगे, पर अगर आप 90,000 से आपको पैसा कम मिलेगा तो आप शेयर इशू कर ही नहीं सकते। तो क्या लिखा है, कह रहा है पब्लिक हैड अप्लाइड फॉर सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स, पब्लिक ने अप्लाई किया एंड एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड भी हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन मनी इफ रिसीव्ड रिस्ट्रिक्ट द कंपनी टू प्रोसीड विद द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। कह रहे कौन से एप्लीकेशन मनी, नीचे चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सी एप्लीकेशन मनी जो है वो कंपनी को रिस्ट्रिक्ट कर रही है कि वो अपने शेयर इशू ना कर सके। तो वो आपका लास्ट ऑप्शन है डी 80,000, क्योंकि ये 80,000 अगर आप अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है तो आप 80,000 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स 16,000 आएंगे। तो 16,000 शेयर्स अगर हमें रिसीव हो रहे हैं तो हम शेयर इशू नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो 90% से कम है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आपका और कोई एमसीक्यू प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ, पेज नंबर 487। 487 पे क्वेश्चन नंबर 17 आपको लोन अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है, तो बहुत ध्यान से देखना। देखो LMN पार्टनर है फर्म के अंदर, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट 5:3:2 में। L रिटायर हो गया और कितना पैसा उसका है 84,000 रुपीज है सारी एडजस्टमेंट के बाद। तो हम उसे 84,000 रुपीज जो दे रहे हैं वो 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं। तो 84,000 को आप 2 से डिवाइड करो तो 42,000 जो आप पे कर रहे हो ये तो प्रिंसिपल अमाउंट है, और साथ में आपको क्या देना है, इंटरेस्ट पे करना है 8%। तो अब जो इंटरेस्ट होता है ना वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे आता है। जरा ध्यान से देखना, 1 अप्रैल को 84,000 रुपीज है, अब पहली इंस्टॉलमेंट 31 मार्च को आई 42,000 की। $42,000 की पहली इंस्टॉलमेंट आई 1 साल बाद, फिर आफ्टर 1 ईयर 42,000 की दूसरी इंस्टॉलमेंट आई। अब ध्यान से देखना, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहा तो पूरा 84,000 ना, तो पहले साल जो आप इंटरेस्ट दोगे वो 84,000 का कितना परसेंट दोगे 8%। फिर आपने 42,000 पे कर दिया तो जो बैलेंस 42,000 बचा उस पे नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकलेगा। 84,000 था पूरे साल, तो पूरे साल हमने 84,000 यूज करा, उस पे इंटरेस्ट देंगे। फिर 42,000 हमने पे कर दिया तो अगले साल पूरा 42,000 रुपीज आप यूज कर रहे हो, फिर उस पे इंटरेस्ट दो। अब ये हमें कह रहा है कि आपको एल लोन अकाउंट भी बनाना है। ठीक है भाई, जरा ध्यान से देखो, जो आपकी इंस्टॉलमेंट बनती है ना, ये इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के बनती है। अब एल रिटायर हुआ, 84,000 देने हैं और 2 इंस्टॉलमेंट में देने हैं, तो 2 से डिवाइड करा तो मेरी एनुअल इंस्टॉलमेंट 42,000 आई, पर ये 42,000 सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट है, मुझे साथ में क्या देना है इंटरेस्ट। तो 1 अप्रैल 24 को 84,000 है, पहली इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 25 को 42,000 दे दी, तो पूरे साल 84,000 यूज हुआ, तो यहां पर 84,000 का 8% 6720 इंटरेस्ट भी ऐड होगा, तो पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो 48,720 बनेगी। फिर आपने 84,000 में से 42,000 पे कर दिया, तो अगले साल कितना बच रहा है 42,000, तो अगले साल आप 42,000 का 8% 3360 इंटरेस्ट विद प्रिंसिपल अमाउंट कितना पे करोगे 45,360। अब उन्होंने बोला है लोन अकाउंट बनाओ, तो अब हम बनाएंगे एल
लोन अकाउंट 1 अप्रैल 24 को आप यहां पर बाय एल कैपिटल 84,000 लिखोगे सबसे पहले, फिर इंटरेस्ट लगेगा कितना, पहले साल 84,000 का 8% 6720 इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। और जब आप 31 मार्च 25 को पे करोगे तो आप यहां पर पे करोगे 42,000 प्लस इंटरेस्ट 6720, ये पे करोगे 48,720, ठीक है। 84,000 में ये इंटरेस्ट ऐड हुआ तो ये हो जाएगा 90,720 रुपीज। तो 90,720 में से 480 48,720 चला गया तो 42,000 बचेगा, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 20 है आपकी प्रॉब्लम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, तो आप फॉर्मेट बनाओगे ए बी सी और एक कॉलम बनेगा फॉर्म का, ए बी सी और एक कॉलम फॉर्म का बन जाएगा, ठीक है। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। आ गया फोन, डेबिट क्रेडिट ये फॉर्मेट बन जाएगा। अब क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो। जो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एबीसी पार्टनर है, प्रोपोर्शनेट टू देयर कैपिटल, जो कैपिटल दे रखा है 90,000 60,000 30,000, ये इनकी रेशियो है, मतलब रेशियो बन गई 3:2:1, ये इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% देना है, ए को मिल रही है कमीशन 6,000 और इन एडिशन बी को आपको सैलरी भी देनी है 1,200 पर मंथ। नेट प्रॉफिट 1,20,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो कह रहे हैं वो आप कह रहे हैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया विदाउट अलाउइंग सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब जो कमीशन दी हुई है वो नहीं लेनी, कमीशन वाला जो पॉइंट है ना 6,000 रुपए वो हम दे चुके हैं ए को, उसका कोई रोल नहीं है। तो आपको पॉइंट नंबर ए और सी लेना है बस, ठीक है। तो अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, और प्रॉफिट भी गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है भाई। पर इस क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है 1,20,000 रुपए, तो वो नेट प्रॉफिट पूरा 1,20,000 रुपए इक्वली वापस लोगे आप पहले पार्टनर से। तो अब आप प्रॉफिट डेबिट करोगे, डेबिटेड 1:1:1, तो 1,20,000 को इक्वली वापस ले लेंगे 40,000 40,000 40,000, और फॉर्म हो जाएगी क्रेडिट 1,20,000 से, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, अब ये क्रेडिट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम, ठीक है। तो 9,8,70,200 और 6,8,48,00 और 8,3,24,00, तो टोटल कितना हो गया 14,400 रुपीज डेबिट हो गया, ठीक है भाई, ठीक है। तो अब जो बी पॉइंट में कमीशन दे रखी है ना वो नहीं आएगी, क्योंकि इन्होंने नीचे लिखा हुआ है कि आप सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और क्या देना भूल गए थे, सैलरी। तो अब सैलरी दोगे आप बी को, तो सैलरी टू बी, ठीक है। 1,200 पर मंथ है, 1,200 इंटू 12 करोगे तो कितनी आएगी 4,400, ये सैलरी दे दी और फॉर्म डेबिट होगी, ठीक है भाई। अब फॉर्म के पास आए 1,20,000 और चले गए 28,800, ठीक है। तो फॉर्म को प्रॉफिट हो रहा है और वो प्रॉफिट अब आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो जो फॉर्म को प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 1,20,000 माइनस 28,800,
ये हुआ 91, 200 का जो प्रॉफिट हुआ इसे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 3:2:1 में पार्टनर्स के बीच में। तो पार्टनर क्रेडिट हो जाएंगे 45,600, 30,400 एंड 15,200। ठीक है भाई, तो यहां पर आ जाएगा 91,200 रुपीज। अब आप टोटल करोगे और जिधर टोटल ज्यादा होगा उधर बैलेंसिंग फिगर निकाल के आप जर्नल एंट्री पास कर दो। इधर का टोटल 40,000 और इधर का टोटल आएगा आपका 52,800। ठीक है, तो क्रेडिट में ही ज्यादा है तो 12,800 एक क्रेडिट हो जाएगा, 12,800 क्रेडिट। इधर का सम 40,000 है और इधर का सम आएगा 49,600। ठीक है भाई, तो 9,600 रुपीज बी क्रेडिट हो जाएगा। इधर का सम 40,000, इधर का सम 17,600, तो इधर डेबिट में ज्यादा आएगा 22,400 रुपीज, ये डेबिट हो जाएगा। तो आप जर्नल एंट्री बना दोगे सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल एंड टू बी कैपिटल। अब इसके बाद आपकी प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कौन सा पॉइंट प्रॉब्लम है बेटा? अब क्वेश्चन नंबर 21 है आपकी प्रॉब्लम। 21 के अंदर हमें डिसोल्यूशन की जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है, करण एंड मोनू दो पार्टनर है, रेशियो 3:2 है। ड्यूरिंग द करंट ईयर करण ने इन्वेस्टेड करे सम कैश फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल बेनिफिट। Monu raised a strong objection on this transaction, but Karan refuses to return the profit. Drive the transaction which caused lack of faith between the partner. तो उन्होंने डिसाइड करा कि हम फर्म को क्या कर देंगे, डिसॉल्व। अब पहला पॉइंट है, Karan was deputed to realize the asset and pay the liability, और he agreed to bear all realization expense. He was paid commission 12,500। तो फर्म उसे कितने रुपए पे करेगी, 12,500 एक्सपेंस के। तो उसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू किसे दे रहे हैं, करंट कैपिटल अकाउंट। बेटे डोर बंद कर दो। ठीक है, 12,500, 12,500। अब इसी पॉइंट में आगे लिखा हुआ है कि एक्चुअल एक्सपेंस 6,000 पेड बाय मोनू ऑन बिहाफ ऑफ करण। बेटा ये बंद हुआ, बंद नहीं आता करना। ठीक है, अब 6,000 जो है वो मोनू ने पेड कर दिया करण के बिहाफ पे। ठीक है भाई, तो करण को मोनू को देने पड़ेंगे। तो एक एंट्री और पास होगी, करण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोनू कैपिटल अकाउंट 6,000। पहले पॉइंट में दो एंट्री पास होगी। सेकंड पॉइंट लिखा है फर्म के पास स्टॉक है 2,40,000 का, जिसका 25% हमने एक लाइबिलिटी को पे कर दिया। अगर कोई एसेट कोई लाइबिलिटी टेक ओवर कर लेती है तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं होती। अब 2,40,000 का 25% स्टॉक मतलब 60,000 स्टॉक चला गया, तो अभी हमारे पास 1,80,000 का स्टॉक बचा हुआ है। तो जो रिमेनिंग स्टॉक है वो मोनू ले गया 80% कॉस्ट पे। तो 1,80,000 का 80%, 1,44,000 का पार्टनर ले गया कौन, मोनू। तो इसकी एंट्री होगी मोनू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 1,44,000, 1,44,000। थर्ड पॉइंट में बैलेंस शीट में डेटर है 60,000 के, प्रोविजन है 8,000 का। ठीक है भाई, अब प्रोविजन सिर्फ ट्रांसफर होता है, इसकी कोई एंट्री पास नहीं होती बाद में। ठीक है, अब डेटर रुपीज 12,000 प्रूव बैड एंड रिमेनिंग रियलाइज 75% ऑफ इट्स वैल्यू। मतलब 60,000 में से 12,000 हमें पैसे नहीं देंगे, तो कितने जने पैसे देंगे, 48,000। तो 48,000 में भी सिर्फ 75% मिला, तो 48,000 का 75% हो गया 36,000। तो ये हमें पैसा मिल रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 36,000 से एंट्री हो।
पॉइंट नंबर 4, मोनू हैड गिवन अ लोन 75,000 टू दी फर्म। अब ये पार्टनर का लोन है और इसे सेटल कर रहे हैं हम 72,000 में सिर्फ, ठीक है। तो 75,000 की जगह हमें सिर्फ 72 देने पड़ रहे हैं। और जो पार्टनर लोन है वो रियल एस्टेट में ट्रांसफर नहीं होता, ये अपने नाम से पे होता है। तो इसकी एंट्री होगी मोनू लोन अकाउंट डेबिट 75,000 टू बैंक, जो हम पे कर रहे हैं वो कर रहे हैं 72,000। तो फायदा हो गया हमें कितने का, 3,000 का, वो आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से 3,000, ठीक है। तो आपको अब प्रैक्टिस पेपर 3 करके आना है घर से होमवर्क में, जिसका क्वेश्चन नंबर आपको करके आना है 1 से लेकर 26 तक की, पेज नंबर 494 पे 494 पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 26 तक करके आना है आपको। और वही 17 से 26 के बीच में जो शेयर कैपिटल और डिबेंचर क्वेश्चन होंगे उन्हें चाहे आप अभी छोड़ सकते हो, ट्राई करना चाहो तो कर लेना, पर उसकी प्रॉब्लम नहीं मैं अभी लूंगा, ओके। तो अब हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अकाउंटिंग रेशियोज। अकाउंटिंग रेशियो आपका बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आएगा ही आएगा, मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है भाई। तो जो भी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे उन्हीं में से आपका मेल जोल खाता हुआ आपका बोर्ड एग्जाम के अंदर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो सबसे पहले अकाउंटिंग रेशियो का मीनिंग समझते हैं। रेशियो का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन टू फाइनेंशियल फिगर्स। जो फाइनेंशियल फिगर्स है उनके बीच में अगर हम कोई रिलेशन बनाते हैं तो उसे रेशियो बोला जाता है। और फाइनेंशियल फिगर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अकाउंटिंग रेशियो, ठीक है। अब अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर हम कर क्यों रहे हैं? अब देखो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है कंपनी की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, अगर हम प्रोप्राइटरशिप की बात करें या पार्टनरशिप की बात करें। और अगर हम कोई बात नहीं, अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी के अंदर क्या होता है? कंपनी के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आता है? आपसे वाइवा में क्वेश्चन भी पूछा गया होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट, पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं पता क्या होती है कंपनी की? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, चेंजेस इन इक्विटी और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये होती है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, ठीक है। अकाउंटिंग रेशियो कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होती है। अकाउंटिंग रेशियो टूल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने का। तो हम सबसे पहला टूल सीख रहे हैं, एक टूल सीख रहे हैं, टेक्निक सीख रहे हैं जिससे हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि हम अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर क्यों करते हैं, वही वाला फोन आ रहा है, ओके, ठीक है। तो अकाउंटिंग रेशियोज को आपको क्या ध्यान रखना है? टेक्निक है, एक टूल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने की, ठीक है। अगर हम किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं तो उसके 5-6 टूल्स होते हैं, जिसके अंदर हम कंपैरेटिव भी पढ़ते हैं। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर अभी हम करेंगे, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर भी अभी हम करेंगे, अकाउंटिंग रेशियोज जो आज स्टार्ट हो गया, और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हम कर चुके। इसके अलावा फंड फ्लो स्टेटमेंट भी होती है। बहुत सारी टूल्स होते हैं, पर आपको ये 4 टूल्स याद रखने हैं। ये वाई पूछा जा सकता है आपसे अकाउंट्स के। तो अकाउंटिंग रेशियो स्टार्ट करने से पहले हम एसेट्स कितने टाइप की होती है, एसेट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो एसेट्स हमारी 2 टाइप की होती है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट वो एसेट जो हम बिजनेस को चलाने के लिए खरीद रहे हैं, मतलब अगर हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो हम उससे उस एसेट से हम अपने गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, मतलब रीसेल पर्पस के लिए नहीं खरीद रहे। तो वो हमारी कौन सी एसेट होती है? नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल जिसे टच कर सकते हैं, इनटेंजिबल जिसे टच नहीं कर सकते। ये पूरी शीट में ग्रुप में सेंड कर दूंगा। करंट एसेट्स क्या होती है? वो एसेट्स which are meant for sale or which the management would want to convert in cash within 1 year, जिसकी लाइफ लेस देन 12 मंथ होती है, जो 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है, वो हमारी करंट एसेट्स होती है। तो करंट एसेट्स के नाम थोड़े से रीड कर लेते हैं। स्टॉक, इन्वेंट्री, कैश, बैंक, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सब हमारी करंट एसेट्स होती है।
लाइबिलिटी दो टाइप की होती है, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी जिसे 12 मंथ के बाद पे करना है, और करंट लाइबिलिटी विद इन 12 मंथ पे करना है। जैसे ही करंट लाइबिलिटी में हो गया आपका क्रेडिटर्स, सप्लायर, बिल पेबल, ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड एक्सपेंस, क्रेडिटर्स। ठीक है भाई। अब अकाउंटिंग रेशियो 4 पार्ट्स में क्लासिफाई करी गई है। सबसे पहली क्या है? लिक्विडिटी रेशियो, जिसका दूसरा नाम होता है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में बताती है किसी कंपनी की शॉर्ट टर्म की वो वर्किंग कैपिटल कर भी पा रही है या नहीं कर पा रही, मतलब रेगुलर बेस पे उसके पास कितना कैश रहता है, वो अपना डेली का एक्सपेंस कर भी पा रही है या नहीं कर पा रही, उसके लिए हम लिक्विडिटी रेशियोज देखते हैं। फिर सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो मतलब लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, कि लॉन्ग टर्म में कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी या कैसा परफॉर्म कर रही है, ये हम शॉर्ट टर्म में क्या परफॉर्म कर रही है वो लिक्विडिटी रेशियो से पता चलता है, लॉन्ग टर्म में क्या परफॉर्म कर रही है वो सॉल्वेंसी रेशियो से पता चलता है। फिर आती है एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी का मतलब होता है जो कंपनी का बिजनेस है, मेन काम है, इसलिए इसका दूसरा नाम होता है टर्नओवर रेशियो। तो इसके अंदर हम सेल्स लेके जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आती है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, कि कंपनी प्रॉफिट कैसा अर्न कर रही है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये 3 प्रॉफिट होते हैं हमारे। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का दूसरा नाम होता है इनकम रेशियो। ठीक है। तो सबसे पहले हम लिक्विडिटी रेशियो शुरू कर रहे हैं। लिक्विडिटी रेशियो जो है वो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बताती है कंपनी की। ठीक है। 2 फॉर्मूले होते हैं इसमें। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, ये ध्यान रखना है आपको। करंट रेशियो का दूसरा नाम आ जाता है वर्किंग कैपिटल रेशियो, करंट रेशियो का दूसरा नाम है। और क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। क्विक रेशियो का दूसरा नाम है लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो। ठीक है। तो क्विक एसिड और लिक्विड एसिड, क्विक एसिड का दूसरा नाम क्या है? लिक्विड एसिड अपॉन करंट लाइबिलिटी, ये मेन फॉर्मूला है। ठीक है। अब करंट एसिड्स क्या होती है हम ऊपर पढ़ चुके हैं, करंट लाइबिलिटी क्या होती है भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। क्विक एसिड नहीं पढ़ी, तो क्विक एसिड करंट एसिड के अंदर ही होती है, बस 3 एसिड को हटा दो करंट एसिड से तो हमारी क्विक एसिड आ जाती है। वो कौन सी 3 एसिड है? अगर मैं करंट एसिड में से इन्वेंट्री माइनस कर दूं, प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर दूं और इनकम टैक्स पेड इन एडवांस ये माइनस कर दूं, तो क्या आ जाती है मेरे पास? क्विक एसिड या लिक्विड एसिड। करंट एसिड में से क्या हटाना है? इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, जिसे प्रीपेड टैक्स भी बोलते हैं। दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है वर्किंग कैपिटल का, करंट एसिड माइनस करंट लाइबिलिटी, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला। इसीलिए देखो वर्किंग कैपिटल रेशियो ही बोला जाता है करंट एसिड अपॉन करंट लाइबिलिटी, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का मतलब ही क्या है? करंट एसिड माइनस करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल मतलब रेगुलर बेस पे जो वर्किंग के लिए हमें पैसा चाहिए, इसलिए ये कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। करंट लाइबिलिटी ज्यादा, करंट एसेट कम, तो वर्किंग कैपिटल मतलब कंपनी रेगुलर बिजनेस में पैसा ही नहीं ले पा रही है। ठीक है। नेगेटिव में पैसा जा रहा है उसका, तो वो रन नहीं कर सकती कंपनी। अब मान लो मेरे पास बहुत एसेट्स है पर जेब में एक पैसा नहीं है, तो जेब में पैसा होना बहुत जरूरी है, तभी वर्किंग कैपिटल चलता है, तभी रेगुलर एक्सपेंसेस चलते हैं। ठीक है। अगर मान लो किसी के फादर का बिजनेस है, तो जो फादर का बिजनेस है वहां पर एक गल्ला होता है जिसमें सारा कैश रखा जाता है, तो वो कभी भी खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो खाली हुआ तो उसका मतलब वर्किंग कैपिटल है ही नहीं। इसलिए रेगुलर कैश घूमते रहना चाहिए। ठीक है। किसी को उधार दिया है तो टाइम से आ भी जाए, वरना मैं खाली ना रहूं। उसके बाद आ जाओ, ये 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। मान लो आपको स्टॉक इन्वेंट्री दे रखा है, कितना? 1 लाख रुपए। उसके साथ ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग लूज टूल या स्पेयर पार्ट्स, ठीक है, या स्टोर्स। तो आपको ध्यान रखना है कि ये स्टोर्स, लूज टूल्स, स्पेयर पार्ट्स ये इन्वेंट्री नहीं होती, तो इसे माइनस करके आप लोगे। करंट एसेट में जब इन्वेंट्री लोगे तो 90,000 लोगे। ऐसी दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, अगर हमारे पास डेटर या ट्रेड रिसीवेबल दिए हुए हैं और लेस प्रोविजन भी दिया हुआ है, तो जो बाहर वाली नेट अमाउंट है ना 95,000 रुपीज, वो लोगे आप करंट एसेट्स में। यही बात समझ में। उसके अलावा आपको थोड़े बहुत फॉर्मूले और याद रखने हैं कि भाई जो टोटल एसेट होती है वो 2 एसेट के सम से आती है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। बैलेंस शीट के 2 पहलू होते हैं ना, लायबिलिटी साइड, और बैलेंस शीट क्या होती है? मैच,
कि जो टोटल एसेट है वो टोटल लाइबिलिटी के बराबर आएगी। कंपनी के अंदर लाइबिलिटी को इक्विटी एंड लाइबिलिटी बोला जाता है। तो ये किसके सम से आती है? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। हमारा मोटिव क्या ढूंढना है? करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी। तो इन फॉर्मूले की हेल्प से भी हमें करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी ही फाइंड आउट करनी है। शेयर होल्डर फंड का दूसरा नाम इक्विटी होता है, नॉन करंट लाइबिलिटी का दूसरा नाम लॉन्ग टर्म डेब्ट होता है, और करंट लाइबिलिटी का दूसरा नाम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी या शॉर्ट टर्म डेब्ट। तो ये वाले फॉर्मूले आपको ध्यान रखने से टोटल एसेट नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, या दूसरा फॉर्मूला टोटल एसेट इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। तो इनकी हेल्प से मैं करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी निकालूंगा, ठीक है। या फिर आपको ये फॉर्मूला याद रखना है जो भी जरूरत पड़ेगा, टोटल डेब्ट लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस शॉर्ट टर्म डेब्ट, कि मैंने टोटल डेब्ट दी हुई है, लॉन्ग टर्म डेब्ट दी हुई है, तो टोटल डेब्ट में से लॉन्ग टर्म डेब्ट हटा दो, कौन सी डेब्ट आ जाएगी? शॉर्ट टर्म डेब्ट, और वही हमें चाहिए करंट लाइबिलिटी, ठीक है। करंट एसेट का फॉर्मूला, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है। तो ये 3-4 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, वर्किंग कैपिटल, टोटल डेब्ट, टोटल एसेट और ये ऊपर वाले फॉर्म करंट रेशो और क्विक रेशो। बाकी शीट में आज ग्रुप में भेज दूंगा और प्रिंट आउट भी दे दूंगा आपको इसका कल। तो आ जाओ अपनी बुक में। हाँ जी, तो अब ध्यान से देखना भाई, अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियोज के अंदर जो हम सबसे पहली रेशियो को आज डिस्कस करेंगे, जिसके अभी हमने फॉर्मूले भी पढ़े, लिक्विडिटी रेशियो। अब लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर आपके 3 टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है भाई। 3 टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। सर वो कौन से 3 टाइप के हैं? जैसे सबसे पहले टाइप की अगर हम बात करें तो उसके लिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी बुक का, पेज नंबर 5.133। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आपको करंट रेशियो और क्विक रेशियो फाइंड आउट करनी है, ठीक है भाई। करंट रेशियो और क्विक रेशियो। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो मुझे करंट रेशियो निकालनी है। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो मुझे क्वेश्चन नंबर 2 को पूरा रीड करना है और मुझे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी ही उठानी है। जैसे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले गुडविल दिया हुआ है तो वो करंट एसेट नहीं होती, तो मेरे पास सबसे पहले इन्वेंट्री लेंगे हम करंट एसेट में 2,50,000, प्लस कर देंगे हम ट्रेड रिसीवेबल। अभी बताया ट्रेड रिसीवेबल में प्रोविजन लेस करके जो फिगर आएगी वो ऐड कर देंगे 130, ये होता है करंट एसेट। इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है तो 30,000 रुपीज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपकी करंट एसेट हो जाएगी। एक्सपेंस पेड इन एडवांस 20,000, ये मेरी करंट एसेट हो जाएगी। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 40,000 रुपए, ये मेरी करंट एसेट होगी। और एक्रूड इनकम 10,000 रुपए, ये मेरी करंट एसेट होगी। तो मैं सारी करंट एसेट्स ढूंढूंगा और उनको ऐड करूंगा, और फिर करंट लायबिलिटीज ढूंढूंगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन 20,000 प्लस शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 30,000 प्लस ट्रेड पेबल 95,000 एंड 5,000 रुपीज आ जाएगा आपका एक्सपेंस पेबल। तो अब ये करंट एसेट का सम करना है, करंट लायबिलिटी का सम करना है। तो जब मैं करंट एसेट करंट लायबिलिटी का सम करूंगा तो डिवाइड करके जो रेशियो आएगी वो करंट रेशियो हो जाएगी। तो करंट एसेट का सम आया 4,80,000 और करंट लायबिलिटी 1,50,000। तो ये 3.2:1 आ गई मेरी करंट रेशियो। अब सेकंड पॉइंट, अब मुझे निकालनी है क्विक रेशियो। अब क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट अपॉन
करंट लायबिलिटी, शॉर्ट फॉर्म मत लिखना आप एग्जाम में, ठीक है। तो क्विक एसेट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि जो क्विक एसेट होती है वो करंट एसेट के अंदर ही होती है। तो क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या था, करंट एसेट हमें सिर्फ इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर देना, तो मेरे पास क्विक एसेट आ गई। करंट एसेट कितनी थी, 4,80,000, इसमें से मुझे माइनस करना है इन्वेंट्री 2,50,000 रुपीज, और प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस पेड इन एडवांस दे रखा है आपको कितना, 20,000, ठीक है भाई, 30,000 है सॉरी, एक्सपेंस पेड इन एडवांस। और करंट लायबिलिटी आपकी सेम है 1,50,000, तो 2 लाख आपकी क्विक एसेट आ गई, ठीक है भाई। और करंट लायबिलिटी 1,50,000 आ गई, तो ये आपकी रेशो क्या बन गई, 1.4:1। तो ऐसे आ सकता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 एक टाइप का। अगर हम दूसरी बात करें ध्यान से, अब दूसरा क्वेश्चन कैसे आ सकता है, देखो भाई इसके ऊपर आपका क्वेश्चन आ सकता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, या फिर क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। तो ये वाले क्वेश्चंस 11 से लेकर आपके क्वेश्चन नंबर 25 तक, ये वाले क्वेश्चन दूसरे टाइप से आ सकते हैं। इसके लिए आपके वो छोटे वाले फॉर्मूले जो मैंने आपको याद कराए वो यूज होंगे, कि टोटल एसेट इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, ठीक है, यही बात समझ में, या फिर टोटल डेब्ट चाहिए, तो ये वाले क्वेश्चन आपको उसके लिए करने हैं, आगे बात समझ में, तो फॉर्मूले याद होंगे तभी हो सकता है। तीसरे टाइप से क्वेश्चन कौन सा आ सकता है, तीसरे टाइप से क्वेश्चन नंबर जैसे आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 आपकी बुक का, 3 का ए पार्ट, तो ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है, जैसे 3 का ए पार्ट दिया हुआ है, आई बात समझ में, तो ये आप ट्राई करना, फिर मैं आपको ये कल करा दूंगा आगे। आप होमवर्क लिखो अकाउंटिंग रेशियो का। क्वेश्चन नंबर अब करना है, इलस्ट्रेशन करनी है 4, इलस्ट्रेशन 4 करनी है, इलस्ट्रेशन 12, इलस्ट्रेशन 16, इलस्ट्रेशन 20, 24 एंड पेज 5.28 पे केस बेस्ड एमसीक्यू दे रखा है 1, ये करना है आपको, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 11, 17, 22 और 3 का ए पार्ट, ये करना है आपको। और एक जो मैंने आपको सैंपल पेपर कौन सा दिया, 3, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।